प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आइए पहले तिलावत सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासन वन्नौम सुबाता वजअलन नहारा नुशूरा। और वही है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा बनाया और नींद को राहत बनाई और दिन को उठकर खड़े होने का वक्त बनाया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। मुअल्लिम रेडियो प्रोग्राम में हादिया और नबीहा की तरफ से खुशामदीद। सबसे पहले आज की अच्छी बात, प्यारे बच्चों, नींद हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दिन के ज़्यादातर हिस्से में सोते रहें। अल्लाह ताला ने दिन काम करने के लिए और रात सोने के लिए बनाई है। मेडिकल साइंस के मुताबिक 8 से 10 घंटे की नींद हमारे लिए काफ़ी होती है। सोने के भी कुछ आदाब हैं जिन पर अमल करके हम सवाब कमा सकते हैं और नींद तो पूरी हो ही जाती है। बिल्कुल नबीहा, ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई हैं। इन पर अमल करना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें हम सब मिलकर इन बातों को समझते हैं। सबसे पहले तो अपने बिस्तर को झाड़ लें ताकि कोई गंदगी या कीड़ा हो तो वो नीचे गिर जाए। फिर रात को सोने से पहले मिसवाक या ब्रश कर लें और बावजू होकर बिस्तर पर लेटें। फिर छोटी छोटी तमाम सूरतें जैसे कि सूरह फातिहा, चारों कुल, मौज़ुतैन और आयतुल कुर्सी तो लाजमी पढ़कर अपने दोनों हाथों पर फूंक मारकर अपने सारे जिस्म पर फेर लें। ये तरीका मसनून तरीका है, यानी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है और ख़ुद भी किया है। फिर दाएं करवट पर लेटकर दाएं रुखसार के नीचे हाथ रखकर किबला रू लेटें और सोने की दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। इसका तर्जुमा ये है, ए अल्लाह, मैं तेरा नाम लेकर मरता हूँ और जीता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उल्टे यानी पेट के बल सोने से मना फरमाया है। ये तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सख्त नापसंद है। सोकर उठने के बाद के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ बताई है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बादमा अमातना व इलैहिन नुशूर। इसका तर्जुमा है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने हमें मौत के बाद ज़िंदगी बख्शी और इसी की तरफ उठकर जाना है। तो प्यारे बच्चों, ये बिल्कुल आम सी बातें हैं। तो आइए आज से हम कोशिश करेंगे कि तमाम बातों पर अमल करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। तो इसी के साथ हम सुनते हैं आज का पहला कॉम्पोनेंट जो है पढ़ो और आगे बढ़ो। पढ़ो और आगे बढ़ो के साथ आपकी टीचर मिस ताहरा नासिर की तरफ से आप सबको मेरा सलाम और खुशामदीद। कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए आज के पहले सेगमेंट की जानिब जो है गपशप। भाई आज का मौजू बहुत ही दिलचस्प है। आज हम बात करेंगे अपने त्योहारों की। पाकिस्तान में 2 मजहबी त्यौहार मनाए जाते हैं, एक ईद उल फितर और दूसरा ईद उल अज़हा। ये दोनों तो वो ईदें हैं जो सारी दुनिया के मुसलमान मनाते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इलाकाई या सूबाई त्यौहार भी होते हैं जो मुख्तलिफ इलाकों के लोग अपनी रिवायतों के हिसाब से मनाते हैं। कुछ इलाकों में मेले मुनक्किद किए जाते हैं तो कुछ इलाकों में फसल की कटाई के मौके पर त्यौहार मनाया जाता है। चित्राल में शिंदूर मेला, पंजाब में बसंत का त्यौहार, इस तरह मुख्तलिफ अस्करी फतूहात पर भी उसी ख़ास दिन का रंग देकर त्यौहार की शक्ल दी जाती है। जैसे 6 सितंबर को यौम दिफा, 23 मार्च को यौम पाकिस्तान, इसी तरह 14 अगस्त को यौम आज़ादी का त्यौहार भी पूरे जोश खरोश से मनाया जाता है। पाकिस्तान में बकरीद पर तो अलग ही समा होता है। बड़ों से ज़्यादा बच्चे कुर्बानी के जानवरों में अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाते हैं और ईद के दिन उनके कुर्बान होने पर गमज़दा भी होते हैं। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में एक बहुत कदीम त्यौहार आज भी मनाया जाता है जिसे महफिल का नाम दिया जाता है।
इसमें सब बच्चे बड़े मशल जलाने के लिए दिन से ही लकड़ियां जमा करते हैं और रात भर आग जलाते हैं। हमद, नात या मनकबत पढ़ते हैं या फिर इलाकाई गीत गाते हैं। खाने पीने का भी खूब इंतजाम होता है और फिर वहाँ का इलाकाई लिबास तो होता ही बहुत शानदार है। सिंध में अजरक डे मनाया जाता है। अजरक की चादर सिंध की सकाफत की पहचान है। इस दिन हर बच्चा, बूढ़ा, जवान सिंधी टोपी और अजरक में नजर आता है। बलूचिस्तान में भी त्योहारों के मौकों पर हाथ से बनी हुई टोपी जरूर पहनी जाती है। अजीज तलबा और तालिबात, ये त्यौहार हमारे जहनों को तनाव से निजात देकर हमारे जज्बात को मुतवाजन डगर पर रखते हैं। ये मेले और त्यौहार मस्बत ख्यालात को परवान चढ़ाने में मदद देते हैं। रूठे हुए मान जाते हैं, रिश्तेदार करीब आ जाते हैं, मिलजुल कर बैठने का एक बहाना फराहम करते हैं। जिंदगी सिर्फ खुशियाँ बांटने और पाने का नाम है और उसमें ये त्यौहार और ये मेले ठेले बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। चले जनाब, बहुत गपशप कर ली। ऐसा करते हैं, पहले एक कहानी सुनते हैं और उसके बाद हम पढ़ाई करते हैं। और आज की जो कहानी है वो बहुत दिलचस्प है और इस कहानी का उन्वान है नेकी वाला डब्बा और इसे लिखा है नज़ीर अम्बालवी ने। राशिद साहब सादा मिजाज आदमी थे। कारोबार के सिलसिले में अक्सर दूसरे शहरों में जाया करते थे। इस बार उन्होंने रावलपिंडी जाने की तैयारी मुकम्मल कर ली थी। एक सफरी बैग जिसमें एक सूटकेस, जरूरी कागजात और डॉक्टर की तजवीज़ करदा अद्वियात थी। उन्हें मैदे की तकलीफ और दिल का आर्ज़र था। वो सफ़र के दौरान खाने के 2 डब्बे साथ रखते थे, एक काला और एक सफ़ेद रंग का था। वो जब भी कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाते, उनके पास खाने के दोनों डब्बे ज़रूर होते थे। सफ़ेद डब्बे में उनका परहेजी खाना होता था और काले डब्बे का खाना वो अपने हम सफ़र को पेश करने के लिए रखते थे। अगर काले डब्बे का खाना बच जाता तो रास्ते में किसी फकीर को दे आते। एक दिन अपनी इस नेकी और सादगी की वजह से उन्हें रेलवे पुलिस का भी सामना करना पड़ा। सफ़र के दौरान उन्होंने एक अधेड़ उम्र शख्स को खाने की पेशकश की। मुसाफिर ने शक भरी नज़रों से उन्हें घूरा। भाई साहब, इस तरह क्यों घूर रहे हैं? मैंने तो सिर्फ खाने की पेशकश की है। राशिद साहब को अपने हमसफर का इस तरह घूरना अच्छा नहीं लगा था। अपना खाना अपने पास रखो, मैं तुम्हारे जैसे नौसरबाजों को अच्छी तरह जानता हूँ। मुसाफिर की घूरने से ज्यादा उसके जुमले ने राशिद साहब को परेशान कर दिया था। मैं नौसरबाज? आप ये क्या कह रहे हैं? आपको गलतफहमी हो रही है। राशिद साहब ने अपनी सफाई पेश की। कभी कोई बुरा आदमी खुद को बुरा कहता है? तुम पहले मुझे खाना खिलाओगे जिसे खाकर मैं बेहोश हो जाऊंगा और तुम मेरी जेबों का सफाया कर दोगे। मैं तुम्हारी इस चालबाजी को खूब समझता हूँ। मैं तुम्हारा मंसूबा कामयाब नहीं होने दूंगा। मुसाफिर की बातों से राशिद साहब का सर चकराने लगा था। वो बोले, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो इंसानी हमदर्दी के तहत ऐसा कर रहा हूँ। अगर तुम इंसानी हमदर्दी के तहत ऐसा कर रहे हो तो फिर खुद ये खाना खाओ। मुसाफिर के अचानक हमले से राशिद साहब ने खुद को बचाते हुए कहा, मैं ये खाना नहीं खा सकता। तुम ये खाना कैसे खाओगे? इस खाने में तो बेहोशी की दवा मिलाई गई है, लुटेरे कहीं के। अब तुम बचकर नहीं जा पाओगे। मुसाफिर ने ये कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया। आसपास के मुसाफिर भी उसकी हिमायत में बोलने लगे। शोर सुनकर गार्ड आ गया। उसने सूरत हाल देखकर रेलवे पुलिस को बुला लिया। रेल की बोगी में ही पूछगछ का अमल शुरू हो गया। खाने के दोनों डब्बे सबके सामने थे। राशिद साहब ने जब इन डब्बों के बारे में बताया तो एक सिपाही बोला, आप अगर सच्चे हैं तो इस डब्बे का खाना क्यों नहीं खा रहे? दरअसल मैं मैदे के मर्ज में मुब्तला हूँ, परहेजी खाना खाता हूँ। काले डब्बे में मिर्च मसाले वाला खाना है। मैं अगर इसे खाऊंगा तो दौरान सफर ही बीमार पड़ जाऊंगा। राशिद साहब के बयान की तस्दीक के लिए एक सिपाही ने दोनों डब्बों में से एक एक लुकमा लेकर खाया तो सबको राशिद साहब की बातों पर यकीन आ गया। मामला रफा दफा हो गया। उन्होंने काला डब्बा अपनी नशिस्त के नीचे रख दिया। फिर उन्होंने तमाम रास्ते किसी को खाना खाने की पेशकश नहीं की। रेल से उतर के वो खाना एक भिखारी को दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी इस नेकी से मुंह नहीं मोड़ा। खाने के दोनों डब्बे रेल के सफर में हमेशा उनके साथ ही रहे। एक बार सफर के दौरान वो अपना परहेजी खाना डब्बे से निकाल रहे थे कि अपनी आदत के मुताबिक करीब बैठे एक शख्स को खाने की पेशकश कर दी। मुसाफिर ने कहा, माफ कीजिएगा, मैं परहेजी खाना खाता हूँ, मिर्च मसाले के बगैर। बदकिस्मती से ट्रेन में सवार हुए टिफिन प्लेटफॉर्म पर ही भूल आया हूँ। मुसाफिर का नाम इब्राहिम था। ये बगैर मिर्च मसाले वाला घरेलू खाना हाजिर है, आप बेफिक्र होकर खाइए। इब्राहिम भाई, तकलीफ मत कीजिएगा, ये खाना बहुत है। राशिद साहब ने उस वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया
जब इब्राहिम ने पहला लुकमा ही खाकर कहा था, वाह बहुत मजे का खाना है। खाने की तारीफ करते हुए इब्राहिम की नजर काले डब्बे पर पड़ी तो उसने सवालिया नजरों से राशिद साहब को देखा। राशिद साहब ने काले डब्बे के बारे में तफसील से बता दिया और उससे वाबस्ता तमाम वाकयात भी सुना दिए। ये सुन के इब्राहिम ने कहा, आजकल तो नेकी करना खासा मुश्किल काम है। हम नेकी का काम करने वालों को भी शक की नजर से देखते हैं। लोग समझते हैं इस नेकी के काम के पीछे कोई राज होगा। आप ठीक कहते हैं, राशिद साहब ने बेख्तियार कहा। अचानक चलती ट्रेन के इंजन में कोई खराबी हो गई और वह एक झटके से रुक गई। दूर तक कोई आबादी नहीं थी। कुछ नौजवान डब्बे से उतर के सूरत हाल का जायजा लेने लगे थे। एक गार्ड पटरी के साथ साथ भागते हुए मुसाफिरों को इत्तला दे रहा था, ट्रेन का इंजन खराब हो गया है, हमने करीबी स्टेशन मास्टर से राब्ता कर लिया है, फिर भी इंजन आने में कई घंटे लग सकते हैं। 3 घंटे गुजर गए। बच्चे बड़े भूख प्यास की वजह से बेहाल हो गए। नौजवानों ने नीचे उतर के एक हैंडपंप तलाश कर लिया था जिससे वो पानी भर भर के मुसाफिरों को पिला रहे थे। इन हालात में राशिद साहब की नजर खाने के काले डब्बे पर पड़ी। उसमें मजेदार खाना वाफिर मिकदार में मौजूद था। राशिद साहब अल्लामा इकबाल के उस शेर की अमली तफसीर थे, है लोग वही जहां में अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। उन्होंने अपनी बोगी के मुसाफिरों को खाना खाने की पेशकश की। सभी को भूख ने सताया हुआ था। डब्बा खुला तो खाने की खुशबू से मुसाफिरों की भूख मजीद चमक उठी। खाना सबके सामने था। साथ बैठे मुसाफिरों के हाथ बेतकल्लुफी से आगे बढ़े। खाना वाकई मजेदार था। खाना इतना था कि सबको कुछ न कुछ सहारा हो गया। खाना जिस मकसद के लिए लाया गया था, आज वो मकसद पूरा हो गया था। आज ना किसी ने राशिद साहब को नौसरबाज कहा था और ना किसी ने उन्हें शक की नजर से देखा था। ट्रेन में यूं तो सभी मुसाफिर खुश थे, मगर राशिद साहब तो खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। वो बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि उसकी तौफीक से उन्हें वीराने में नेकी करने का मौका मिला। जी जनाब, कैसी लगी कहानी आपको? देखा, नेकी करना कभी भी रायगा नहीं जाता है। तो ठीक है, अब हम पढ़ाई की बात करते हैं। हमारा अगला सेगमेंट है तो फिर सीखते हैं। आज हम डायरी लिखना सीखेंगे। मुझे लगता है उस दिन राशिद साहब ने भी कोई ना कोई डायरी लिखी होगी, लेकिन ये स्कूल वाली डायरी नहीं है, बल्कि ये आपकी वो डायरी होगी जो आप अपने पास संभाल के और छुपा के रखेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें छुपाने वाली क्या बात है, तो मैं हूं ना बताने के लिए। ये जो डायरी है ना, ये असल में आपकी दोस्त होगी। ऐसी दोस्त जिससे आप अपनी हर बात कह सके, हर वो बात जो आप अपनी किसी बेस्ट फ्रेंड से भी कह ना पाए। है ना अजीब सी बात, लेकिन ऐसा ही है। अब इसके लिए आपको चाहिए एक अदद डायरी। क्या कहा? नहीं है? कोई बात नहीं। कोई नोटबुक या पुरानी खाली कॉपी निकालें, उस पर अच्छा सा कवर चढ़ाएं और उसके ऊपर लिखें, मेरी जाती डायरी। अभी भी मैं देख रही हूँ कुछ बच्चे कंफ्यूज हैं कि हम क्यों डायरी बनाएं। तो सुने, पहली बात, डायरी आपके जाती तजर्बात, ख्यालात और एहसासात के इजहार के लिए एक बेहतरीन जरिया है। दूसरी बात, आप इससे अपने दिल की हर बात कह सकते हैं, मेरा मतलब है इसमें लिख सकते हैं। तीसरी बात, इसमें आपको बड़े बड़े जुमले या मुश्किल अल्फाज या हिज्जे के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस जो दिल में आए लिख डालिए। चौथी और अहम बात, इस डायरी में आप रोजाना का रिकॉर्ड लिख सकते हैं, जैसे कि आज आप किन किन लोगों से मिले, कौन सा काम आपको दिलचस्प लगा, घर में या स्कूल में कौन सी बात बुरी लगी, अपनी छुट्टियों में या किसी सैर या किसी दावत का अहवाल या उस दिन की यादगार बात या लम्हे के बारे में लिख सकते हैं। डायरी को अपना दोस्त समझें, एक राजदार दोस्त। जब उसमें लिखें तो इस तरह आगाज करें, मेरी प्यारी डायरी। आपको सुन के मजा आ रहा है ना? लेकिन डायरी लिखने के कुछ उसूल होते हैं, नोट कीजिए। नंबर 1, जिस दिन की डायरी लिखें उस दिन की तारीख, वक्त और साल जरूर लिखें, ये बहुत जरूरी है। हर रोज की डायरी को एक मुनासिब उन्वान दें, जैसे आज का इंग्लिश का पीरियड या फिर आज की शाम। नंबर 3, डायरी में बेतकल्लुफी से लिखें, ये आपकी जाती मिल्कियत है, इसमें कोई आपकी इमला या कवायद की गलतियों को चेक नहीं करेगा। जब डायरी लिखें तो सच लिखें और बेसाख्ता लिखें, तभी डायरी लिखने का मकसद पूरा होगा। अच्छा, कुछ तजावीज याद रखें। आम चीजों के बारे में न लिखें, जैसे आज मौसम बहुत अच्छा था, या ये कि आज मुझे नज़ला हो रहा है, या आजकल बीमारियां बहुत चल रही हैं, या ये कि मैं कराची में रहती हूँ या मैं गिलगित में रहता हूँ,
यही कि अपने आज मैंने सुबह नाश्ते में अंडा खाया, पराठा खाया, इस तरह की चीज़ों के बारे में लिखने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 2, जितना दिलचस्प हो सके वो लिखें। आम से जुमले लिखें, वाक़यात को तरतीब से लिखें, जो वाक़या दिन के आखिर में आया हो वो आखिर में लिखें। नंबर 3, अपने जज्बात और एहसासात ज़रूर लिखें। आप कैसा महसूस कर रहे थे किसी भी चीज़ को, कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जब मुझे मिस ने सबके सामने डांटा। जो चीज़ आप फील करते हैं, महसूस करते हैं, वो लिखें। आज अम्मी ने जब मुझे प्यार किया मुझे बहुत अच्छा लगा, या जब दादी ने मुझे गले लगाया तो मुझे बहुत सुकून मिला। अपने आप को याद रखें। आप अपनी डायरी में वो तस्वीर भी बना सकते हैं। कुछ भी चीज़ ड्रॉ करना चाहें, सादा ज़बान में लिखें, लेकिन गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज का इस्तेमाल ना करें। कोई भी चीज़, कोई भी लफ्ज़ ऐसा जो कि आपको खुद पढ़ने में अच्छा ना लगे, वो ना लिखें। चलिए एक मिसाल देती हूँ। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने एक डायरी लिखी है तो कैसे लिखेंगे? स्टार्ट ऐसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, आगाज़ कैसे करेंगे? मेरी प्यारी डायरी, तारीख़ लिखेंगे जैसे लिखा हो आपने 25 जुलाई 2020। आज का दिन बहुत मसरूफ़ गुजरा। अब्बा के साथ बकरों की ख़रीदारी की। एक बकरी की रस्सी मेरे हाथ से छूट गई। उसके पीछे बहुत दूर तक भागना पड़ा, लेकिन मेरे दोस्त की मदद से हमने उसे पकड़ ही लिया। मुझे सफ़ेद वाला बकरा बहुत पसंद है। मुझे उसकी कुर्बानी का सोचकर दिल को कुछ हो रहा है। उदासी सी महसूस हो रही है, लेकिन कुर्बानी तो फ़र्ज़ है। बस अल्लाह मियाँ कबूल करे। अब मुझे नींद आ रही है। ये आपके लिए एक मिसाल है। अब आप अपनी स्कूल की डायरी खोलें और होमवर्क लिखें। सेगमेंट है, हम भी कर सकते हैं। अपने इलाके के किसी एक त्यौहार के बारे में 10 जुमले लिखें। अपने इलाके के किसी एक त्यौहार के बारे में 10 जुमले लिखें। दूसरा होमवर्क नोट करें। कम से कम एक हफ्ते की डायरी लिखें और अपने किसी करीबी दोस्त को पढ़वाएं, अगर आपका दिल चाहे तो। 1 हफ्ते की डायरी लिखनी है आपने। इस दुआ के साथ अब आप जहां रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला पाकिस्तान की, आपकी और हम सब की हिफाजत करे। आमीन। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। डायरी लिखना तो वाकई बहुत मज़े का काम है। जब आप कुछ दिनों बाद वापस पुराने वाक़यात पढ़ते हैं तो बहुत मज़ा आता है। हादिया, बताएं आपको इस कमरे में क्या नज़र आ रहा है? इस कमरे में तो बहुत सी चीज़ें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे इस कमरे में बिस्तर भी नज़र आ रहा है, सोफ़ा भी, टेबल भी है, घड़ी भी है और किताबें भी। और इस कमरे में अलमारी, कालीन और तस्वीर भी है। तो आज हम क्या खेल रहे हैं? हम खेलेंगे एक नया गेम जिसका नाम है हाउ मैनी कैन यू आइडेंटिफाई। इस गेम में मैं आपको एक कैटेगरी बताऊंगी और आपने फिर उस कैटेगरी से रिलेटेड चीज़ें बतानी हैं जो इस कमरे में मौजूद हैं। ठीक है नबीहा। हादिया, कोई 3 चीज़ें ऐसी बताएं जो गोल हैं और आपके पास सिर्फ 10 सेकंड हैं। ये तो बहुत कम टाइम है। अच्छा, घड़ी यानी कि वॉल क्लॉक, और पोनी जिससे हम बाल बांधते हैं, और ये गोल इरेजर। बिल्कुल सही बताया आपने। ये गेम तो बहुत इंटरेस्टिंग है। नबीहा, अब आपकी बारी। कोई ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताएं जो इस कमरे में सफ़ेद रंग की हैं। बच्चों, आप भी अपने इर्द गिर्द किसी 3 चीज़ों के नाम बताएं जो सफ़ेद हैं। वाइट चीज़ें चाहिए। अच्छा, देखने दो। यहाँ क्या है वाइट? टेबल वाइट नहीं है। कुर्सी भी वाइट नहीं है। क्या है? हाँ, पेपर, कागज़ वाइट है और इस कमरे की दीवार भी वाइट है। और ये सफ़ेद तकिया। वाह नबीहा, आपने तो इतनी तेज़ी से बता दिया। बच्चों, उम्मीद है आपने भी 3 चीज़ें ढूंढ ली होंगी। हादिया, अब आप बताएं कि इस कमरे में कौन सी 3 चीज़ें हैं जो रेक्टेंगल हैं। अच्छा, रेक्टेंगुलर चीज़ें बतानी हैं। किताब, ये पेंसिल केस और ये वाइट बोर्ड जो टीचर्स हमें पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। अब हादिया के पास 2 पॉइंट्स हैं और मेरे पास 1। अगर मैंने अगला राउंड सही बता दिया तो ये गेम मैं जीत जाऊंगी, वरना फिर हादिया विनर।
देखते हैं कौन जीतता है। नबीहा, कोई ऐसी 3 चीज़ों के नाम बताएं जो नीले रंग की हैं। नीले रंग की चीज़ें? नीले रंग की चीज़ें तो इस कमरे में बहुत ही कम हैं। देखने दो। इस कमरे में, हाँ, इस पेन की इंक नीली है और वो क्रेयॉन भरा है जिससे मैंने कलरिंग की थी, तो वो भी नीला है। और क्या है? और नबीहा, टाइम अप हो गया, मैं जीत गई। वेल प्लेड नबीहा। ओहो, चलो कोई बात नहीं, आप जीत गई, विनर। तो आइए सुनते हैं आज का अगला कॉम्पोनेंट जो है 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और घर बैठे रियाजी का काम बाकायदगी से कर रहे होंगे। मैं राहिला माहीन आपके पसंदीदा प्रोग्राम 1 2 3 मैथमेटिक्स की मशीन के साथ हाजिर हूँ। आप लोगों के लिए ज़रूरी है कि आप जब भी मैथ की क्लास के लिए बैठें तो आपके पास एक कॉपी, पेंसिल, इरेज़र और रूलर होना चाहिए, ताकि मैं आपको जो भी बात बताऊं आप उसे नोट कर लें और जो सवालात मैं आपसे करूं उन्हें आप कॉपी में हल करके जवाब को कंफर्म कर लिया करें। तो हम शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। हमारे प्रोग्राम का पहला सेगमेंट है कि आज की मैथमेटिक्स की मशीन में क्या है। आज की मैथमेटिक्स की मशीन से प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर निकलेंगे। हम दोनों में फ़र्क देखेंगे, दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर कुछ नंबर्स के फैक्टर्स भी निकालेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि अपनी कॉपियाँ खोलें और 1 से 50 तक की काउंटिंग लिखिए। क्या कहा? जी, मुझे मालूम है आप चौथी और 5वीं जमात के तलबा हैं और आपको मैं बताऊंगी कि हम आगे क्या करेंगे। अभी तो आप ज़रा 1 से 50 तक नंबर्स लिखें। जी, लिख लिया आप लोगों ने? चलें, अब मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। What are even numbers? इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जी, क्या कहा आपने? जी बिल्कुल, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, बिल्कुल सही कहा। द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर इवन नंबर्स। चलें, अब एक एक्टिविटी करते हैं। आपने जो 50 तक काउंटिंग लिखी है, इसमें से तमाम इवन नंबर्स को कैंसिल करते चले जाएं, ठीक है? पेंसिल से उसे काटते चले जाएं और 2 को छोड़ दीजिएगा, ठीक है? आपको मिलते हैं 15 सेकेंड्स। चलिए, ये तो 20 सेकेंड्स हो गए। अब 3 को छोड़ के 3 के सारे मल्टीपल्स को काट दीजिए। अब 5 के मल्टीपल्स को काट दें, लेकिन 5 को छोड़ दीजिए। अब 7 के तमाम मल्टीपल्स को काट दें और 7 को छोड़ दें। चलें, अब जरा बताइए ये एक्टिविटी आपको कैसी लगी। आपने नोट किया होगा कि बहुत से 3 के मल्टीपल्स ऐसे थे जो 2 से भी डिवाइड हो सकते थे, क्योंकि वो सब इवन नंबर्स थे। अब जरा गौर से लिस्ट को देखें और ये बताएं कौन कौन से नंबर बचे हैं। जी, 1
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47। अब मुझे ये बताएं 2 किसके टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है सिर्फ, और किसी में नहीं आता? अच्छा, 3 किस टेबल में आता है? जी बिल्कुल सही, सिर्फ 3 के टेबल में। अच्छा, जरा बाकी नंबरों को गौर से देखें और ये बताएं क्या ये नंबर किसी और टेबल से डिवाइड हो सकते हैं या सिर्फ ये अपने ही टेबल में आते हैं? जैसे 11 comes in table of 11 only, 13 comes only in table of 13, 29 in only table of 29, 41 comes in table of 41 only, 47 comes in table of 47 only। तो तमाम नंबर जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकेंगे उन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन प्राइम नंबर 2 नंबरों से डिवाइड हो सकते हैं, एक तो खुद से और दूसरा भी एक नंबर है। सोचें कौन सा नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर को डिवाइड कर सकता है? सोचें सोचें, 10 सेकंड है आपके पास। जी किसने कहा? बिल्कुल ठीक, 1 से। हर नंबर 1 से डिवाइड हो सकता है। तो प्राइम नंबर को तकसीम करने के लिए भी 2 फैक्टर्स हैं। क्या कहा? व्हाट इज फैक्टर? देखें, फैक्टर वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड कर सके, यानी कि डिवाइजर। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13 इन सब के 2 फैक्टर्स हैं। जैसे 2 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 and 2। 3 किस किस से डिवाइड हो जाएगा? 1 और 3 से। फैक्टर्स ऑफ 7, 1 और 7। फैक्टर्स ऑफ 29, 1 and 29। फैक्टर्स ऑफ 43, 1 and 43। तो आपको ये बात क्लियर हो गई कि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद। अच्छा, अब ये बताइए 1 के कितने फैक्टर्स हैं? सिर्फ एक, यानी 1 खुद। तो क्या ये प्राइम नंबर है? जी नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं और 1 का तो सिर्फ एक फैक्टर है, इसीलिए हम 1 को प्राइम नंबर नहीं कहते हैं। अब हम आते हैं दूसरे किस्म के नंबर की तरफ, जो कि सारे के सारे कट गए थे। वो तमाम नंबर जो अपने अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो जाएं, उन्हें मुरक्कब आदाद या कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर्स के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। जैसे 4। अब 4 किस किस टेबल में आता है? 1, 2 और 4 के। तो कितना फैक्टर्स हो गए? 3 फैक्टर्स हो गए 4 के। अब 6 की बात करें, 6 किस किस टेबल में आता है? 1, 2, 3 और 6। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? 4। 8 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 4, 8। 4 फैक्टर्स हो गए। 10 के कितने फैक्टर्स हैं? 1, 2, 5, 10, यानी 4 फैक्टर्स। और 12 के? 12 किस किस टेबल में आता है? 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यानी कि टोटल 6 फैक्टर्स हैं। तो आपने देखा कि कम से कम फैक्टर 3 होते हैं। जैसे 4 के फैक्टर्स 3 हैं, ठीक है। अगर 2 फैक्टर्स होंगे तो क्या वो कॉम्पोजिट नंबर होगा? जी नहीं, फिर वो होगा प्राइम नंबर। तो अब इसी तरह से हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है लेट्स प्रैक्टिस। तो आप बताएं कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में क्या डिफरेंस है? कौन बताएगा? आप बताएंगे? जी, क्या कहा आपने? प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, बिल्कुल सही। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं? बिल्कुल सही, फैक्टर्स वो चीज नंबर होते हैं जिनसे हम डिवाइड करते हैं। तो प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। और कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज्यादा होते हैं। अब जरा अगला सवाल के लिए अपनी कॉपियां खोल लीजिए और लिखें 60 और 70 के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं वो बताएं। फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 60 to 70।
कैसे करेंगे? देखें, पहले सारे नंबर लिख लीजिए 60 से लेकर 70 तक। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70। अब इसमें जितने इवन नंबर्स हैं उन सबको काट दें। अब कौन से नंबर बचे? 61, 63, 65, 67, 69। अच्छा, अब इसमें देखें 3 और 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से हैं? जी 63, 65 और 69। जी अब क्या बचा? 61 और 67। जी ये और किसी टेबल में नहीं आते, तो ये दोनों कौन हो गए? प्राइम नंबर। अच्छा ये बताइए सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? 2, बिल्कुल सही कहा। और आपको पता है 2 वो वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है, वरना इवन नंबर कभी भी प्राइम नहीं होते। अच्छा है ना मजे की बात। अच्छा अब जरा 90 से 100 तक के प्राइम नंबर्स बताएं और आप उन्हें कॉपी में लिखिए। जी 90 से 100 तक पहले लिख लीजिए। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 लिख लिया आपने। अच्छा अब इसमें से वही स्टेप है, कैंसिल ऑल इवन नंबर, कैंसिल ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5। क्या बचा ये बताइए? 91 और 97। तो आपके ख्याल में ये दोनों प्राइम नंबर हैं? देखिए 91 जो है वो 13 के टेबल में आता है। 13 times 7 is 91। तो हम 91 को प्राइम नंबर नहीं कह सकते, ठीक है। तो 90 से लेके 100 के बीच में सिर्फ एक प्राइम नंबर है और वो कौन सा है? 97। है ना मजे की बात। चले अब हम आते हैं कॉम्पोजिट नंबर की तरफ और इनके फैक्टर्स ढूंढते हैं। फैक्टर्स ढूंढने का बड़ा आसान तरीका है, आप जरा कॉपी में लिखते भी जाइए। जैसे अगर फैक्टर्स ऑफ 4 लिखने हैं तो हम इसे कैसे लिख करेंगे? हम सबसे पहले लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 4, उसके बाद लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, है ना। 2 के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, और फिर 4 के टेबल में 1 टाइम आता है। अब अगर आप देखें तो 1 times 4 आपने पहले से लिखा हुआ है ना, तो आप 4 times 1 दोबारा नहीं लिखेंगे। अब ये जितने नंबर आपके पास लिखे हुए ये सारे फैक्टर्स हैं, यानी कि 1, 2 एंड 4। 2 को 2 दफा नहीं लिखेंगे। 1, 2 और 4 ये हो गए 4 के फैक्टर्स, ठीक है। चलें अब दूसरा नंबर लेते हैं 12। 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 के टेबल में कितने टाइम्स आएगा? 12 टाइम। तो आप सबसे पहले लिखिए 1, फिर बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाएं और फिर लिखिए 12। अच्छा 1 के बाद आता है 2, 2 मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, कितने टाइम्स आता है? 6, बिल्कुल सही। फिर 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएं, 4, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 4 लिखा हुआ है ना, तो हम 4 मल्टीप्लाई बाय 3 दोबारा नहीं लिखेंगे। अब हमारे पास मल्टीप्लाई के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड पे जितने नंबर्स हैं वो सारे फैक्टर्स हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 12। ये सारे हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स। चलें 18 के फैक्टर्स निकालें। पहला स्टेप हमेशा स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 मल्टीप्लाई बाय 18, 2 मल्टीप्लाई बाय 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 6, 4 नहीं, 4 के टेबल में 18 नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 मल्टीप्लाई बाय 3। अब 3 times 6 तो लिखा हुआ है, तो हम 6 times 3 दोबारा नहीं लिखेंगे। अब मल्टीप्लाई के राइट और लेफ्ट साइड पे जितने नंबर्स हैं वो सारे हमने फैक्टर्स ऑफ 18 हैं। आप इसे लिखिए 1, 2, 3, 6, 9, 18। कैसा लगा आपको? आसान तरीका है ना, आपको सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। चलें अब जरा हम 32 के फैक्टर्स लेते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 32, 2 मल्टीप्लाई बाय 16 टाइम्स आता है। जी मुझे पता है थोड़ा मुश्किल है आपके लिए। और 3 के टेबल में 32 नहीं आता, 4 के टेबल में 8 टाइम्स आता है, 5 में 32 नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में 4 टाइम्स आता है। अब देखें 4 times 8 आपने लिखा हुआ है ना, तो 8 times 4 हम दोबारा नहीं लिखेंगे। अब जरा देखिए मल्टीप्लाई के राइट हैंड और लेफ्ट हैंड में कौन कौन से नंबर हो गए? 1, 2, 4, 8,
16, 32, ये सारे हो गए फैक्टर्स ऑफ 32। उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं अपने आखिरी सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है लेट्स रिकैप। तो बच्चों, आज आपने 50 तक तमाम नंबरों के बीच में जितने प्राइम नंबर्स हैं उन्हें तलाश किया, प्राइम और कॉम्पोजिट नंबरों में डिफरेंस देखा, और आपने ये भी नोट किया कि 2 एक इवन नंबर है जो कि प्राइम है, वरना हर इवन नंबर कॉम्पोजिट होता है, और 1 एक ऐसा नंबर है जो ना प्राइम है ना कॉम्पोजिट, क्योंकि 1 का सिर्फ एक फैक्टर होता है, और प्राइम नंबर के हमेशा 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। इसके अलावा कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा होते हैं। इसके साथ हमने कुछ नंबरों के फैक्टर्स भी निकाले। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपकी किताबों में इससे रिलेटेड काम मौजूद है, इसे आप मुकम्मल कर लें और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बग़ैर प्रैक्टिस के मैथ कभी भी नहीं आता। इसके साथ अपनी मेज़बान राहिला माहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Great lesson. Now this is the time for some physical movement. Let's do some exercises. हाँ तो बच्चों, तैयार हैं आप लोग आज की एक्सरसाइज के लिए? सबसे पहले हम करेंगे वार्म अप एक्सरसाइज, जिसमें आपको अपनी जगह पे खड़े हो जाके उछलना है। सही है? आपको जंप करना है जैसे आपको पता है। तो शुरू करती हूँ मैं काउंटिंग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलें अब सीधा खड़े हो जाइए। सांस की मशक करते हैं। नाक से सांस लीजिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। अब दूसरी एक्सरसाइज में आपको 1 पे अपने घुटने छूने हैं और 2 पे वापस सीधा खड़ा हो जाना है। सही है? 1 पे घुटने छूने हैं और 2 पे वापस सीधा। स्टार्ट करती हूँ। 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2। चलिए आप सीधा खड़े हो जाइए। अब हम थोड़ी ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं। नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। दोबारा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। आखिरी दफा नाक से सांस लीजिए, 2 सेकंड रोकिए, अब मुंह से निकालिए। चलें, उम्मीद है आप लोग को मज़ा आया हो। आज की एक्सरसाइज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। This was refreshing. आइए नेक्स्ट सेगमेंट सुनते हैं, जो है आओ जाने। अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं असद और मैं रिदा आपको अपने प्रोग्राम में तहे दिल से खुशामदीद करते हैं। हमारे इस प्रोग्राम के 3 सेगमेंट्स होंगे। पहले सेगमेंट का नाम है हिस्ट्री की मिस्ट्री, जिसमें हम अंकल शेरी को बुलाएंगे, जो कि एक टाइम ट्रैवलर हैं। उनके साथ कभी हम उनकी टाइम ट्रैवलिंग मशीन में ट्रैवल करेंगे और कभी हम उनसे तारीखी कहानियाँ सुनेंगे मज़े मज़े की। हमारे दूसरे सेगमेंट में हम ज्योग्राफी और सिविक्स के बारे में कुछ नया सीखेंगे। और हमारे तीसरे सेगमेंट का नाम है जिम्मेदार शहरी, जिसमें हम आप बच्चों को अच्छे शहरी होने की बातें बताएंगे। तो आए शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम अपने पहले सेगमेंट से। आज हम बात करेंगे मुग़ल एम्परर्स के बारे में, जिसमें हमारा ख़ास फोकस होगा अकबर और बहादुर शाह ज़फ़र पर। और इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में अंकल शेरी। अस्सलामुअलैकुम अंकल शेरी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और हमारे सारे सुनने वाले बिल्कुल ठीक होंगे।
अंकल जी, आज आप हमें किस तारीखी वाक़ये के बारे में बताएंगे? आज मैं आपको मुगल बादशाह अकबर और बहादुर शाह जफर के बारे में बताऊंगा। ओह नाइस, बच्चों को ये टॉपिक अक्सर बहुत पसंद आता है। सूबे सिंध के शहर उमरकोट का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी जी, बिल्कुल सुना है। इसी शहर में अकबर बादशाह पैदा हुए थे। अकबर बादशाह मुगल सल्तनत का तीसरा बादशाह था ना? जी हाँ, अकबर बादशाह ने 1556 से लेकर 1665 तक बरे सगीर में हुक्मरानी की थी। अकबर के दौर की हुकूमत में मुगल सल्तनत बरे सगीर के अक्सर इलाकों तक फैल चुकी थी। अकबर ने अपने दौरे हुकूमत में तमाम मज़ाहिब और इलाकों के लोगों के साथ बराबरी का मामला रखा था, जिसकी वजह से कई गैर मुस्लिम अकबर के सच्चे इत्तेहादी बन चुके थे। अच्छा अंकल जी, अकबर अपने दौर से हुकूमती निज़ाम को लेकर बहुत आगे था। उसने जिस तरह प्रोविंशियल सिस्टम डेवलप किया था गवर्नेंस के लिए, उसके बारे में बच्चों को ज़रा कुछ बताइए। अकबर ने अपने हुकूमती निज़ाम और मालियाती निज़ाम को मरकज़ी इंतज़ामिया के हवाले कर दिया था और टैक्स जमा करने के लिए बेहतर निज़ाम बना दिया था। अगरचे अकबर ख़ुद पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन शायरों, अदीबों, मुसव्विरों और मौसीकारों को अपनी महफ़िलों में बुलाता और उनके फ़न की पजीराई करता। चलें अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों को अब बहादुर शाह जफ़र के बारे में कुछ बताइए। बहादुर शाह जफ़र न्यू दिल्ली में पैदा हुए, जो मुगलिया दौर का दारुल हुकूमत था। बहादुर शाह जफ़र मुग़लों के वाज़े आखिरी बादशाह थे। जी हाँ, उसके साथ साथ वो एक उम्दा शायर और मौसीकार भी थे। बहादुर शाह जफ़र की हुक्मरानी 1837 से लेकर 1857 तक रही। बहादुर शाह जफ़र अगरचे बादशाह थे, मगर हकीकत में हुक्मरानी अंग्रेज़ों की थी और वो उनके ताबे थे। अच्छा अंकल जी, 1857 की जंग के बारे में ज़रा बताएं बच्चों को। 1857 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहली आज़ादी की तहरीक शुरू हुई थी। तो जब मीरठ से निकलने वाली बागी जमातों ने दिल्ली पर हमला किया तो बहादुर शाह जफ़र को बागी जमात की सदारत की पेशकश की गई थी, जो उन्होंने मुस्तरद कर दी। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने सितंबर 1857 में बागी जमातों से दिल्ली को दोबारा फतह किया तो बहादुर शाह जफ़र और उनके ख़ानदान पर कानूनी कार्रवाई के बाद उन्हें जिला वतन कर दिया और म्यांमार बर्मा भेज दिया। इसी के साथ अपना पहला सेगमेंट ख़त्म करते हैं। मिलेंगे आपसे अपने अगले सेगमेंट में अंकल शेरी, कोई नई मिस्ट्री जानने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम पाकिस्तान के तबाई खदाजात यानी फिजिकल रीजन्स के बारे में बात करेंगे। गर्मियों की छुट्टियों के दिन थे। हमजा को अपनी खाला की शादी के लिए कराची से गिलगित का सफ़र करना था, तो ये डिसाइड हुआ कि कराची से इस्लामाबाद ट्रेन में जाएंगे और एक दिन वहाँ रुककर गाड़ी की मदद से गिलगित का सफ़र किया जाएगा। हमजा बहुत खुश था क्योंकि पहली दफ़ा वो इतना लंबा सफ़र करने वाला था, वो भी ट्रेन में। ट्रेन में सब अपनी अपनी सीट पर जाके बैठ गए और सफ़र का आगाज़ हुआ। जब ट्रेन सिंध के बीच में पहुंची तो यहाँ सारी ज़मीन बंजर ही क्यों है और हर जगह मिट्टी ही मिट्टी है? क्या यहाँ काश्तकारी नहीं होती? बेटा, यहाँ का मौसम ऐसा नहीं है कि यहाँ काश्तकारी की जाए। तो पाकिस्तान में काश्तकारी कहाँ की जा सकती है? बेटा, ये डिपेंड करता है जमीन पर। चलो, अभी सफर लंबा है, मैं आपको तफसील से समझाता हूँ। ये तो बहुत अच्छा होगा, मेरा टाइम भी जल्दी गुजर जाएगा और मेरी मालूमात में भी इजाफा हो जाएगा। पूरे पाकिस्तान को हालात और खदोखाल यानी जमीन के फीचर्स की वजह से 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बच्चों, क्या आपको पता है वो 5 हिस्से कौन से हैं? मुझे तो नहीं पता। मैं बताता हूँ। पाकिस्तान के 5 फिजिकल फीचर्स हैं: पहाड़ी सिलसिले यानी माउंटेन रेंजेस, पोटोहार और बलूचिस्तान प्लेटो। तीसरा फीचर है दरियाई सिंध का मैदान यानी इंडस प्लेन्स। फिर आता है रेगिस्तान, जिनको हम इंग्लिश में डेजर्ट्स बोलते हैं, और आखिर में साहिली इलाका, जिसे हम कोस्टल एरियाज बोलते हैं। कोस्टल एरिया तो सिंध का समुद्री इलाका है ना? जी हाँ, वही है, मगर सिर्फ सिंध में कोस्टल एरिया नहीं बनता, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान के साथ है अरेबियन सी की कोस्टल लाइन। पाकिस्तान की साहिली पट्टी 1050 किलोमीटर लंबी है, जिस पर पाकिस्तान की मशहूर बंदरगाह यानी पोर्ट्स हैं, जैसे बिन कासिम और गवादर पोर्ट। इस कोस्टल एरिया से बहुत सारे लोगों का रोजगार जुड़ा हुआ है। वो कैसे? यहाँ से मछेरे मछलियाँ पकड़कर बेचते हैं। ओ अच्छा। अब्बू, आपने पहला फीचर कौन सा बताया था? ये कोस्टल एरिया की मालूमात में तो मैं भूल ही गया। बेटा, माउंटेन रेंजेस। हाँ, पहाड़ी सिलसिले। अब्बू, ये कहाँ होते हैं? सिंध में तो कहीं पहाड़ियाँ नहीं नजर आती।
बेटा, ये पहाड़ियाँ हमें शुमाली पाकिस्तान में नजर आती हैं। गिलगित का शुमार भी इन्हीं पहाड़ियों में होता है। हैं, यानी इस बार मैं पहाड़ी सिलसिले भी देख सकूंगा। जी, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ नजर आती हैं शुमाल पाकिस्तान में, जिसको हम हिमालय की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। इस पहाड़ी की शुमाल में कोराकरम है और हिंदुकश भी। इन सब में गिलगित कहाँ है? गिलगित है कोराकरम की पहाड़ियों पर। वहाँ दिसंबर से लेकर फरवरी तक बहुत सख्त मौसम होता है। और क्या आपको पता है कि वहाँ चाइना की मदद से एक रोड बनाया गया है? सुनने वालों, क्या आपको इस रोड का नाम पता है? इस रोड को कराकरम हाईवे या सिल्क रोड के नाम से जानते हैं। अच्छा, इससे तो पाकिस्तान को तिजारत में बहुत फायदा होता होगा ना? जी हाँ, अब बात करते हैं प्लेटो की। पाकिस्तान में सिर्फ 2 प्लेटो हैं, पोटवार और बलूचिस्तान प्लेटो। ये प्लेटो क्या होता है? एक ऊंची जमीन या इलाका जिसकी ऊंचाई फ्लैट हो, उसे हम प्लेटो कहते हैं। अच्छा, पोटवार प्लेटो दरियाए झेलम और दरियाए सिंध के बीच में है। इधर की जमीन नरम और पथरीली होती है। यहाँ की जमीन काश्तकारी के लिए नहीं इस्तेमाल की जा सकती, मगर यहाँ की जमीन मिनरल से माला माल होती है। इस प्लेटो के जनूब की तरफ दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान मौजूद है, जिसे हम खेवड़ा सॉल्ट माइन कहते हैं। क्या बलूचिस्तान प्लेटो भी ऐसी ही है? हाँ, यहाँ की जमीन भी पथरीली है, मगर यहाँ बहुत ज्यादा डस्ट होती है। अब्बू, जहाँ तक मुझे पता है, दरियाई सिंध का मैदान यानी कि इंडस प्लेन 2 हिस्सों में तकसीम हुआ है। हाँ, अपर इंडस प्लेन और लोअर इंडस प्लेन। हाँ, मुझे याद था। अपर इंडस प्लेन की ज्यादातर जमीन फ्लैट है। ये प्लेन दरियाओं की जरखेज मिट्टी की वजह से बनी है। कम बारिशों की वजह से यहाँ फसल की काश्तकारी मुश्किल होती है। और लोअर इंडस प्लेन? लोअर इंडस प्लेन दरिया सिंध की वजह से जरखेज है। यहाँ की जमीन नरम है, मगर कम बारिशों की वजह से यहाँ भी काश्तकारी कम ही होती है। इस वजह से यहाँ के मकामी लोग दूसरी जगहों पर नकल मकानी कर लेते हैं। अब्बू, अब बताएं कि रेगिस्तान क्या होता है और पाकिस्तान में रेगिस्तान कहाँ है? रेगिस्तान एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ सालाना बारिश 254 मिलीमीटर से कम होती है। लोअर इंडस प्लेन की मशरकी तरफ काफ़ी मिट्टी है, तो इस इलाके को हम थर डेजर्ट कहते हैं। इसी तरह पंजाब में 2 और डेजर्ट हैं, जिनके नाम हैं चोलिस्तान डेजर्ट और थल डेजर्ट। रेत के टीले अमूमन नजर आते हैं इन रेगिस्तानों में। अब्बू, आपने तो मेरी मालूमात में बहुत इजाफा कर दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब शादी पर जाकर मैं अपने सारे कजन्स को पाकिस्तान के फिजिकल फीचर्स के बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आज के सेगमेंट में आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा और आप ये बातें सारी याद रखेंगे। इसी के साथ अपने अगले सेगमेंट में चलते हैं, जिसका नाम है जिम्मेदार शहरी। बच्चों, अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी है कि आला अखलाकियात और इक़दार आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हो। अच्छी अखलाकियात ना ही सिर्फ आपको एक अच्छा इंसान बनाती है, बल्कि अच्छे शहरी भी बनाती हैं, जो कि मुल्क और कौम की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। एक ज़िम्मेदार शहरी को एक सच्चा और ईमानदार इंसान होना चाहिए, जो कि तमाम तर समाजी और मुल्की कवानीन पर अमल करे और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी अमल करने की तलकीन करें। अपने माँ बाप की इज़्ज़त करें, अपने माहौल को साफ रखें और लोगों के साथ आजी और मोहब्बत से मिलें। तो बच्चों, आज हमने क्या सीखा? आज सबसे पहले हमने मुगलिया दौर के मशहूर मुग़ल एम्परर अकबर और बहादुर शाह ज़फ़र के बारे में जाना। उसके बाद हमने पाकिस्तान के फ़िज़िकल रीजन्स के बारे में बात की। आखिर में हमने आला इखलाक और इक़दार की ज़रूरत के बारे में सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप अपने लेसन्स को याद रखेंगे। इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।